गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग एक नए सफ़र पे चलते हैं। डेफिनेशंस कोल माइंस रेगुलेशन 2017। डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए कि आप क्या जानते हैं डिसयूज्ड वर्किंग और डिसकंटिन्यूड वर्किंग में क्या अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि एबेंडन वर्किंग क्या होता है, अगर ये पूछा जाए कि बैंक्समैन का क्या रोल होता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन क्या कौन होते हैं, फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर क्या होता है, जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या होता है, गोफ क्या होता है, हॉल रोड को कैसे डिफाइन किया गया है, ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन में क्या डिफरेंस है। तो ये सारे इतने ऐसे कई सवाल हैं जो डेफिनेशंस में आपको बताए गए हैं। डेफिनेशंस जो है कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार दिया गया है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और इस सीरीज में बने रहिए, आपको सारे सवालों का जवाब आपको मिलता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका एबेंडेंड माइन मीथेन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एबेंडेंड, एबेंडेंड मतलब होता है कि जो बंद कर दिया गया, जो मतलब कि त्याग दिया गया हो। तो ऐसा एबेंडेंड माइन से आपका मीथेन का निष्कर्षण होता है, मीथेन को हम लोग निकालते हैं। तो ये जिस एबेंडेंट कोल माइन से आपका नेचुरल गैस निकलता है, उसी को हम लोग एबेंडेंट माइन मीथेन बोलते हैं। एबेंडेंट माइन मीथेन किसको बोलते हैं? जिस एबेंडेंट कोल माइन से आपका नेचुरल गैस का निष्कर्षण होता है या नेचुरल गैस को रिकवर करते हैं, तो ऐसे माइन को हम लोग एबेंडेंट माइन मीथेन कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका है झरिया कोल फील्ड। ठीक है, झरिया कोल फील्ड। झरिया कोल फील्ड में आपका बहुत सारे माइंस ड्यू टू फायर अबेंडेंट हो चुके हैं। तो भारत सरकार चाहती है कि ऐसे माइंस से हम मीथेन को, प्राकृतिक गैस को रिकवर कर सकें नेचुरल गैसेस को। और इसके कई चैलेंजेस भी हैं। ये चैलेंज ये इसके फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे पहले ये है कि एबेंडन माइन मीथेन से जो नेचुरल गैस हम लोग निकालेंगे, रिकवर करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। क्योंकि जो मीथेन आपका इन्वायरमेंट में आएगा तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। अगर हम इस गैस का एबेंडन माइन से हम नेचुरल गैसेस को रिकवर कर लेते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर और पावर जनरेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है झरिया कोलफील्ड, जहाँ से ये प्रोजेक्ट है कि एबेंडेंट माइन मीथेन को, नेचुरल गैस को निकालना है एबेंडेंट माइन से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका, अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि आपका अगर ये जो मतलब कि एबेंडेंट माइन में एबेंडेंट माइंस का एक नुकसान यह है कि वहाँ सबसे बड़ा चैलेंजेस आपका रहता है लैंड सब्सिडेंस का, एयर पोल्यूशन का, इन्वायरमेंटल इशू रहता है। और लोकल लोगों को बहुत इशू है, जैसे कि उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है उस जगह से। तो एबेंडेंट माइंस जो होता है बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम्स को भी लेकर के आता है। ठीक है। उसी में ये सोचा गया है कि आपका नेचुरल गैस को रिकवर किया जाए, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें, पावर को जनरेट कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग बढ़ सकें। नेक्स्ट है आपका एबेंडेंट वर्किंग। एबेंडेंट अभी बताए थे हम आपको, एबेंडेंट मतलब जो त्याग दिया गया है, जिसे एक तरह से बंद कर दिया गया है, जिसके तरफ जिसको दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा। तो एबेंडन वर्किंग वही है जिसे पूरी तरीके से एबेंडन कर दिया गया है और इसको फ्यूचर में यहाँ कोई मतलब वर्किंग नहीं किया जाएगा। ठीक है। मतलब माइनिंग ऑपरेशन आपका नहीं होगा, है ना। तो एक तरह से अबेंडन कर दिया जाता है, कोई माइनिंग ऑपरेशन जो है माइन वर्किंग नहीं होगा भविष्य में। तो इसका एग्जांपल आपका
एबेंडन एबेंडन वर्किंग का क्या हो सकता है? एबेंडन वर्क, इसका एग्जांपल आपका है आपका झरिया कोलफील्ड, सॉरी, एग्जांपल है आपका झरिया कोलफील्ड, पार्ट ऑफ झरिया कोलफील्ड, पार्ट ऑफ झरिया कोलफील्ड, झरिया कोलफील्ड का कुछ पार्ट जो है अबेंडन वर्किंग में आता है। और ये अबेंड कोई भी माइंस अबेंडन कब होता है? तो अबेंडन होने का कई कारण है। प्रमुख कारण की बात करें तो या तो जब कोल का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है, कोल का एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है तब अबेंडन कर दिया जाता है, या फिर वहाँ जो माइनिंग ऑपरेशन है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, मतलब इकोनॉमिकली अब एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं तब अबेंडन कर दिया जाता है, या फिर सेफ्टी इश्यूज आने लगता है, जब वो सेफ नहीं रहता है वर्किंग करना तब उसे अबेंडन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका जैसे कि फायर है झरिया कोलफील्ड में, तो वो एक सेफ्टी इश्यूज है, जिस सेफ्टी कंसर्न की वजह से बहुत सारे माइंस जो है अबेंडन कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसयूज्ड वर्किंग। डिसयूज्ड नाम से ही पता चल रहा है जो अब यूज में नहीं है ना। डिसयूज्ड वर्किंग मीन्स ए वर्किंग इन ए माइन वेयर वर्क हैज़ बीन टेम्पररीली स्टॉप्ड, कुछ समय के लिए स्टॉप कर दिया गया है, बट विच आर एसेसिबल एंड इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग। तो ऐसा है कि डिसयूज्ड वर्किंग क्या होता है कि जहां हम लोग जा सकते, आना जाना कर सकते हैं, लेकिन अभी उस काम को टेम्पोररीली जो है स्टॉप कर दिया गया है। ठीक है, तो टेम्पोररीली उस काम को स्टॉप, ये इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि मान लेते हैं कि आपका मतलब कि जो बॉटम सेक्शन में क्या है कि वाटर अगर फ्लडिंग हो चुका है या वाटर एकुमुलेशन हो चुका है, तो वहाँ पे आपका टेम्प्रोरी वर्क जो है कि स्टॉप कर दिया गया है, लेकिन हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं पंपिंग ऑपरेशन के लिए। तो वो एक तरह से वो वर्किंग तो वहाँ पर माइनिंग वर्क तो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्सेसिबल है, वहाँ जा करके हम पंपिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से डिसयूज्ड वर्किंग का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, वो काम उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, टेम्पोररीली, मतलब बाद में फिर माइनिंग ऑपरेशन वहाँ पे होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है? तो डिसकंटिन्यूड वर्किंग वो होता है जहाँ काम किसी कारणवश बंद हो गया है और वहाँ अभी हम लोग जा नहीं सकते हैं, वो इनएसेसिबल है, और या फिर रेंडर टू इनएसेसिबल है बस, बट फ्यूचर में उसे वहाँ पर काम फिर से हो सकता है। डिसकंटिन्यूड वर्किंग में आपका क्या है कि वो काम को फिलहाल के लिए किसी कारणवश बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है, लेकिन वो इनएसेसिबल है, अब फ्यूचर में आपका वहाँ पर काम हो सकता है। जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे कि आपका राजमहल कोलफील्ड का में कुछ कुछ पार्ट जो है राजमहल कोलफील्ड के डिसकंटिन्यूड है, वो किस कारणवश है? तो वो है ड्यू टू ऑपरेशनल चैलेंजेस, जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस। तो ये जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस और ऑपरेशनल चैलेंज की वजह से वहाँ पर जो है काम को कुछ समय के लिए टेम्पररीली स्टॉप कर दिया गया है राजमहल कोलफील्ड में। तो यह एक तरह से डिसकंटिन्यूड वर्किंग का एग्जाम्पल है कि वहाँ पर अभी जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस होने की वजह से अभी काम को, और सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से वो काम को अभी स्टॉप कर दिया गया है टेम्पोररीली, बट फ्यूचर में वहाँ पर काम अगेन स्टार्ट होगा। तो ये एक डिसकंटिन्यूड वर्किंग का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ही आप ले सकते हैं, जैसे कि कोरबा कोलफील्ड में आपका कुछ पार्ट ऑफ कोरबा कोलफील्ड का क्या है कि डिसकंटिन्यूड है, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का इशू आ रहा है, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन का इशू आ रहा है वो, जैसे कि आपका फॉरेस्ट का और भी ऐसे होता है। तो वो उस वजह से वहाँ पे काम को रोक दिया गया है अभी, लेकिन वो फ्यूचर में वहाँ पर काम होगा। ठीक है, अब जैसे एक तीसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं तालचर कोलफील्ड का, जहाँ पर एक डिसकंटिन्यूड वर्किंग का एग्जांपल ये है कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग की वजह से
वो या टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से काम जो है अभी स्टॉप्ड है, टेम्प्रोरी रुका हुआ है। और वहाँ पर जो है कि फ्यूचर में फिर से काम अगेन हो सकता है, तो ये भी एक डिसकंटिन्यूड वर्किंग का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्ट। एक्ट का तो डेफिनेशन यही है कि माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट, एक्ट मतलब माइंस एक्ट 1952, 35 ऑफ 1952। नेक्स्ट है आपका अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प और आपका अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च वही होगा जो सेफ्टी लैम्प और जो इलेक्ट्रिक टॉर्च ऐसे कंपनी या ऐसे ऐसे प्रकार से बना होगा, ऐसे कंपनी एक ऐसे कंपनी से बना होगा और ऐसे प्रकार से बना होगा जैसा कि आपका मुख्य निरीक्षक जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस समय समय पर एक सामान्य जनरल और या स्पेशल ऑर्डर द्वारा स्पेसिफाई करता हो कि किस प्रकार का आपका सेफ्टी लैंप होना चाहिए और किस प्रकार का आपका इलेक्ट्रिक टॉर्च होना चाहिए। तो वो जब स्पेसिफाई करता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस टाइम टू टाइम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, तो वो आपका अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप होगा। एक तो हम लोग घर में यूज जो करते हैं टॉर्च, तो वो किसी कंपनी द्वारा बनाया हुआ होता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग टॉर्च इलेक्ट्रिक टॉर्च यूज करते हैं, यहाँ जो हम सेफ्टी लैंप यूज करते हैं, इसे चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है कि वो किस कंपनी से बनेगा और किस प्रकार का बनेगा, तभी वो अप्रूव्ड होता है चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। तो ये सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च ये अप्रूव्ड होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर मतलब सहायक प्रबंधक। सहायक प्रबंधक कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट हो और जिसे जिसे मैनेजर एजेंट और ऑनर द्वारा ऑनर एजेंट और या मैनेजर के द्वारा रिटेन में अपॉइंटेड किया गया हो, तो वो आपका असिस्टेंट मैनेजर होता है। जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट हो और ऑनर एजेंट या मैनेजर के द्वारा जिसे लिखित रूप से अपॉइंट किया जाता है, वह असिस्टेंट मैनेजर होता है। असिस्टेंट मैनेजर करता क्या है? असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर के कामों में, जैसे कि मैनेजमेंट में, कंट्रोल में, सुपरविजन में और डायरेक्शन ऑफ द माइंड में, वो मैनेजर को असिस्ट करता है, उसका सहायक होता है, उसे सहयोग करता है। अच्छा, ये मैंने असिस्टेंट मैनेजर का रैंक क्या होता है? तो इमीडिएटली बिलो द मैनेजर एंड सुपीरियर टू द ओवरमैन और सरदार। सरदार और ओवरमैन से ऊपर होता है, लेकिन यह रैंक में मैनेजर से नीचे होता है। अगला है एक्सिलरी फैन। एक्सिलरी फैन सहायक फैन होता है। एक होता है बूस्टर फैन। एक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन जो होता है, पहले तो एक्सिलरी फैन को क्या डिफिनीशन दिया गया है? तो एक्सिलरी फैन या तो आपका फोर्सिंग फैन हो सकता है या फिर एग्जॉस्ट फैन हो सकता है। और ये यूज में कहाँ आएगा? तो बिलो ग्राउंड माइंस के लिए यूज में आता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर यूज किया जाता है? तो एक एक्चुअली में वेंटिलेटिंग फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन इन टू वेंटिलेटिंग वन और मोर फेसेस ऑफ ए वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो ये वेंटिलेटिंग जो डिस्ट्रिक्ट होता है, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट के एक से अधिक फेसेस को वेंटिलेट करने के लिए आपका एक्सिलरी फैन का यूज़ करते हैं। ये एक टेम्प्रोरी फैन होता है, ये एक तरह से टेम्प्रोरेरी होता है। और यह जो है फिक्स नहीं होता, ये मूवेबल होता है। कोई मतलब ब्लाइंड इंड को वेंटिलेट करना, जहाँ प्रॉपर हवा नहीं पहुंच पा रही है, तो ये वहाँ पर एक्सिलरी फैन का यूज करते हैं। जबकि बूस्टर फैन एक तरह से परमानेंट होता है। और बूस्टर फैन जो होता है वो मेन फैन का सहयोग करता है एक तरह से। मेन फैन जैसे कि जब डीप माइंस हो या कई लेवल में अगर वर्किंग चल रहा है, तो डीप माइंस में क्या होता है कि मेन फैन जो हवा भेज रही है, मेन फैन जो
मतलब की वजह से जो हवा भेजा जा रहा है, और उस वो हवा अगर सफिशिएंट नहीं पहुंच पाती है तो ये बूस्टर फैन को यूज करते हैं और एक ऐसे जगह फिक्स करते हैं जिससे कि मेन फैन पर जो आपका मतलब कि बल लग रहा है या जो भी ताकत लग रही है, वो ये बूस्टर फैन लगा देने के बाद मेन फैन पे कम लगता है, और यह एक तरह से मेन फैन को का सहायक होता है और एक तरह से परमानेंट होता है, ये परमानेंट होता है। ठीक है, तो बूस्टर फैन बूस्ट करता है हवा को, और टेम्पोररी फैन हवा को भेजता है आपके ऐसे ब्लाइंड एंड या ऐसे फेसेस पर, फेसेस में जहाँ जहाँ वर्किंग आपका फ्रिक्वेंटली मूव कर रहा है, और वहाँ हवा को देने का काम एक्सिलरी फैन करता है। ठीक है। एवरेज आउटपुट ऑफ एनी माइन, एवरेज आउटपुट क्या होता है? एवरेज आउटपुट, सबसे पहले तो आप प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को जानिए। प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है पिछला वित्तीय वर्ष। अभी मान लेते हैं कि 2025 चल रहा है। ठीक है, अभी 2025 चल रहा है, और 2025 का फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कब से स्टार्ट होगा? तो 2025 का फाइनेंशियल ईयर होगा आपका, सॉरी, 1 अप्रैल से लेकर के लास्ट डे ऑफ मार्च, मार्च का लास्ट डे तक चलेगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर हुआ 2025 का। लेकिन अगर हम पिछला पिछला वित्तीय वर्ष लेते हैं तो 2024 पकड़ते हैं। 2024, तो 2024 का 1 अप्रैल से लेकर के आपका लास्ट लास्ट डे ऑफ मार्च 2025, और ये 2024, ये हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 का। तो 2024 का फाइनेंशियल ईयर हो गया। अब ये समझ में आ गया। अब क्या होता है कि एवरेज आउटपुट कैसे निकालते हैं? तो हर महीना कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा, जैसे अप्रैल में हुआ होगा, अप्रैल में कुछ हुआ होगा, अप्रैल में आपका हुआ होगा 5,000। अप्रैल के बाद आता है अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, मई आ जाता है। मई में आपका हो गया 6,000। फिर उसके बाद जून में हो गया आपका 7,000। ठीक है ना, जून में हो गया। फिर उसके बाद जुलाई में हो गया आपका, जुलाई 2024 हो गया मान लीजिए, फिर 5,000। तो इस तरीके से करते करते आप आ जाइएगा, आप क्या, मार्च, मार्च 2025, मार्च 2025, मार्च 2025। ठीक है, तो 2025 आ जाएगा। तो ये पूरा जो ऐड करेंगे ना अमाउंट, मान लेते हैं टोटल आउटपुट कितना आया पूरा साल भर का, मान लेते हैं कि 2,40,000 आया। 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ, 2,40,000 आया टोटल। और टोटल मंथ कितना है भाई? टोटल मंथ 12 है, 12 है। तो एवरेज आउटपुट क्या हो जाएगा? 2,40,000 जो आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 20,000 आ रहा है ना। ठीक है, तो 20,000 आपका पर मंथ आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 20,000 पर मंथ एवरेज आ जाएगा। तो यही आपका है एवरेज आउटपुट। क्या होता है एवरेज आउटपुट? पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ द टोटल आउटपुट फ्रॉम द वर्किंग विद इन द स्पेसिफाइड माइन बाउंड्री। तो एक माइंस के अंदर जितना भी फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं मंथ से, नंबर ऑफ मंथ से, जो कि 12 होता है, और वो जो आता है वो एवरेज आउटपुट होता है। मतलब ये बताना 20,000 ये चाह रहा है ना कि पर मंथ एवरेज प्रोडक्शन क्या हो रहा था, तो 20,000 हो रहा था। इस तरीके से आपका आता है। ठीक है, समझ गया? नेक्स्ट, थैंक्स मैन।
बैंक्समैन क्या होता है, इसको इसको ध्यान से समझ जाइए। और एवरेज आउटपुट क्या होता है, एवरेज आउटपुट यही होता है कि पिछले वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के लास्ट डे ऑफ मार्च। तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के लास्ट डे ऑफ मार्च 2025 तक जो भी आपका प्रोडक्शन पर मंथ हुआ होगा, वो सारे प्रोडक्शन को हम लोग ऐड कर लेते हैं, वो हम लोग का हो जाता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और उसको डिवाइड करते हैं आपका नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, 12। तो वो जो अमाउंट जो वैल्यू आता है 10,000 20,000 जो भी आएगा, वो ये शो करेगा कि एवरेज आउटपुट पर मंथ क्या है, एवरेज आउटपुट पर मंथ उस माइंस का क्या होगा वही शो करेगा। अगर 20,000 आ रहा है मतलब कि एवरेज आउटपुट पर मंथ उस माइंस का कितना है, तो 20,000 है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैंक्समैन। बैंक्समैन देखिए, बैंक्समैन होता है एक ऑन सेटर भी होता है, ठीक है, ऑन सेटर भी होता है, एक बैंक्समैन होता है। तो बैंक्समैन जो होता है वो आपका साफ्ट के टॉप में रहता है। बैंक्समैन जो होता है साफ्ट के टॉप में रहता है, साफ्ट के टॉप में रहता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन्स टूल्स एंड मटेरियल्स। पर्सन्स को लोअर करता है और नीचे भेजता है या ऊपर लेके आता है, टूल्स को भी नीचे भेजता है या ऊपर लाता है, मटेरियल को भी, मटेरियल जैसे कि कोल है ना। तो ये काम, इसका काम है कि ये पर्सन्स टूल्स और मटेरियल्स को ऊपर से नीचे भेजता है, ठीक है ना, और नीचे से ऊपर लाता है। तो ए पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द लोअरिंग रेजिंग ऑफ पर्सन्स टूल्स एंड मटेरियल्स। अच्छा, ये एक काम और करता है, टू ट्रांसमिट सिग्नल्स एट टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन। ये सिग्नल भेजने का भी काम करता है, सिग्नल भेजता है तभी तो आपका वाइंडिंग इंजन मतलब कि नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो ये बैंक्समैन जो रहता है शाफ्ट के टॉप पे रहता है, पहला चीज़। दूसरा, ये सिग्नल भेजने का काम करता है। और तीसरा, यह जो है पर्सन्स टूल्स और मटेरियल्स को नीचे भेजना और ऊपर लाने का काम करता है। ऐसे तो दोनों का काम मतलब कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बैंक्समैन और ऑन सेटर दोनों मिलके करते हैं, ठीक है ना। ऑन सेटर और बैंक्समैन दोनों एक दूसरे को, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बैंक्समैन का भी होना जरूरी है और ऑन सेटर का भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑन सेटर आपका पीठ बॉटम में रहता है, पीठ बॉटम में होता है, ठीक है। कोल, कोल क्या होता है, कोल को जो डिफाइन किया गया है एज पर CMR 2017, वो डिफाइन ये किया गया या तो एंथ्रासाइड्स, बिटुमिनस कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट पीट। मतलब कोयला में कौन कौन शामिल है, तो एंथ्रासाइड को भी कोयला बोलेंगे, बिटुमिनस को भी कोयला बोलेंगे, ठीक है ना, लिग्नाइट को भी कोयला बोलते हैं और पीट को भी कोयला बोलते हैं। और इसके अलावा कार्बोनेशियस मैटर, कार्बोनेशियस मैटर दैट कैन बी सोल्ड और मार्केटेड एज कोल। मतलब कार्बोने वैसा कार्बोनेशियस मैटर जिसको कि कोयले की तरह, वैसा कार्बनमय पदार्थ जो कोयले की तरह जिसको हम लोग बेच सकते हैं, जिसका हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं, वो भी कोल कहलाएगा, ठीक है। अगला है कोल माइन मीथेन। कोल माइन मीथेन, CMM बोलेगा तो मतलब कोल माइन मीथेन। तो ये क्या होता है, तो ए नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम कोल माइन और पार्ट। मतलब यह कोई भी कोल माइन के कोल माइन से या कोल माइन के पार्ट से जब नेचुरल गैस को हम लोग रिकवर करते हैं तो उसको हम लोग कोल माइन मीथेन बोलते हैं, ठीक है। इस पर भी चल रहा है काम, इस पे भी कोल माइन मिथेन पे भी, इस प्रोजेक्ट पे सर्च कीजिएगा, इस पे भी काम चल रहा है इंडिया में, ठीक है। वैसे फॉरेन में तो पहले से ही चल रहा है, चाइना सबसे आगे है इस मामले में। अगला है आपका समिति। समिति मीन्स ए कमिटी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ माइन एक्ट 1952। ये तो बता दिए हैं। अगला है कंपेटेंट पर्सन। हाँ, कंपेटेंट पर्सन, सक्षम व्यक्ति, वो कौन होता है, कंपेटेंट पर्सन कौन होता है, तो इन रिलेशन टू एनी वर्क
पहला तो किसी वर्क के रिलेशन में, किसी वर्क के संबंध में, या एनी मशीनरी, मशीनरी के संबंध में, प्लांट, इक्विपमेंट, ठीक है ना। यानी कि कोई वर्क को लेकर के, ठीक है, या कोई मशीनरी को लेकर के, या फिर प्लांट को लेकर के, या फिर इक्विपमेंट को लेकर के। A person who has attained 20 years, who has been appointed in writing by the manager as a person competent to supervise, perform that work, or to supervise the operation of that machinery, plant or equipment, and who is responsible for the duty assigned to him and includes a short firer. Short firer भी एक एग्जाम्पल क्या है कंपेटेंट पर्सन का, जैसे कि वाइंडिंग इंजन ड्राइवर हो गया, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर ये भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। फोरमैन ये भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन है। माइनिंग सरदार कॉम्पिटेंट पर्सन है। ओवरमैन कॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है। तो ये किसी किसी वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। आपका माइनिंग सरदार, ओवरमैन किसी वर्क के संबंध में ये कॉम्पिटेंट होगा, क्योंकि ये इनका काम सेफ्टी देखना है, तो ये भी एक कॉम्पिटेंट होगा। फॉरमैन जो मशीनरी से रिलेटेड है, तो ये भी एक कॉम्पिटेंट होगा। ड्राइवर जो कि एक मशीनरी से संबंधित है। और ये सब का तो 20 इयर्स एज होता ही है। और इनको कौन अपॉइंट करता है रिटेन, रिटेन में ये आपका मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो वैसा व्यक्ति जो मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया गया हो और जिसकी उम्र 20 साल हो चुका हो, और जो किसी खास काम को लेकर के, किसी खास काम के लिए अपॉइंट किया जाता है, वो कॉम्पिटेंट होता है, उस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है, ठीक है। शॉट फायरर भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन है, एक ब्लास्टिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वो, ठीक है। ठेकेदार, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर या तो इंडिविजुअल हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब व्यक्तियों का समूह हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है, या लोकल बॉडी हो सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टर का इतना सारा डिफिनीशन है। या तो कॉन्ट्रैक्टर एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति होगा, या फिर व्यक्तियों का समूह होगा, कंपनी होगा, फर्म होगा, या लोकल अथॉरिटी होगा, या लोकल बॉडी होगा। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। यही यही आपको कॉन्ट्रैक्टर शब्द जो है, ठेकेदार जो शब्द है, वो एक व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, व्यक्तियों के समूह के लिए भी हो सकता है, कंपनी के लिए भी हो सकता है, फर्म के लिए भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी के भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑपरेशन इन माइन ऑन मतलब माइन माइन का काम करता है वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इंक्लूड सब सब कॉन्ट्रैक्टर भी आपका है, जैसे कि जो खदान में सेवाएं या संचालन अनुभव के आधार पर प्रदान करता है। जैसे कि आपका ओवरबर्डन रिमूवल के लिए, ओवरबर्डन के लिए रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, तो ओवरबर्डन रिमूव के लिए मशीनरी अपना प्लांट सेटअप करेगा, अपना मशीनरी डिप्लॉय करेगा, अपना डंपर डिप्लॉय करेगा। वो एक सर्विस दे रहा है, माइनिंग ऑपरेशन में सर्विस दे रहा है ना। तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर है। एक्सप्लोसिव प्रोवाइड कर रहा है, एक्सप्लोसिव प्रोवाइड कर रहा है, एक्सप्लोसिव, तो वो भी क्या कर रहा है, माइनिंग ऑपरेशन में एक सर्विस दे रहा है, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना। ड्रिल, डीप हॉल ड्रिलिंग, 3 मीटर से ज़्यादा, 3 मीटर से ज़्यादा जब भी कोई कोई ड्रिल होल अगर 3 मीटर से ज़्यादा है, तो उसको हम लोग डीप होल ड्रिलिंग बोलते हैं। और ये डीप होल ड्रिलिंग कहाँ यूज़ किया जाता है? तो बेसिकली इन ओपन कास्ट माइंस में यूज़ करते हैं डीप होल ड्रिलिंग को। 10 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर ऐसे डीप होल ड्रिल होता है ना। 6 मीटर, तो 3 मीटर से ज़्यादा जो भी ड्रिल होल होगा वो डीप होल ड्रिलिंग कहलाता है, ठीक है ना। डिज़ाइनर कौन होता है? ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का संघ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, संस्था भी हो सकता है। डिज़ाइनर का काम क्या है? डिज़ाइनर क्या करता है कि बेसिकली आपका कोल माइन सिस्टम को
डिज़ाइन करता है, मेथड ऑफ माइनिंग को डिज़ाइन करता है, मशीनरी को डिज़ाइन करता है, प्लांट इक्विपमेंट एप्लीकेशंस और सबस्टांसेस फॉर यूज इन कोल माइन। अच्छा, कोल माइन सिस्टम मतलब यह हुआ कि आपका या तो सरफेस माइन सिस्टम होगा या फिर बिलो अंडरग्राउंड माइन सिस्टम होगा। अब ये डिजाइन करेगा कि सरफेस माइन सिस्टम होगा या फिर अंडरग्राउंड माइन सिस्टम होगा। अगर सरफेस होगा तो फिर कौन सा मेथड होगा, स्ट्रिप होगा, स्ट्रिप माइनिंग होगा या फिर ओपन पिट होगा। तो ये मेथड ऑफ माइनिंग में आ जाएगा। आप अंडरग्राउंड होगा तो बॉर्ड एंड पिलर होगा या फिर रूम एंड पिलर होगा, ठीक है, या फिर लॉन्ग वॉल होगा। तो ये आपका मेथड ऑफ माइनिंग को डिज़ाइन करता है। मशीनरी किस प्रकार का डिप्लॉय करेंगे कि कौन सा मशीन, प्लांट प्लांट का क्या सेटअप रहेगा, इक्विपमेंट किस किस प्रकार का डिप्लॉय करेंगे, एप्लीकेंसेस क्या क्या लगेंगे, सब्सटेंस क्या क्या ये लगेंगे, ठीक है ना। तो ये सब डिज़ाइनर का काम होता है, ये डिज़ाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या डीसी, ठीक है ना। ये तो जानते ही हैं। इन रिलेशन टू माइनिंग, माइनिंग के रिस्पेक्ट में ये हुआ कि ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिस खदान जिस जिला में होगा और जिला का मालिक डीएम होता है, तो उसका अधिकार है कि वो उस जिले में जिसमें खदान स्थित है उसका कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का उसके पास पावर है। और वो जो भी खदान या माइंस जिस जिले के अधीन आएगा, उस जिले का जो मालिक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसका पावर है कि वो उसका अपने शक्तियों का, अपने कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करके उस राजस्व जो लीगल मतलब कि पेनाल्टी है या फिर लीगल जो रिवेन्यू होता है वो उसे वो उस पर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अगर एक माइंस जो है दो डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, दो डिस्ट्रिक्ट D1 और D2 में आ रहा है, तो ऐसे केस में दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग डीएम होता है। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती, ऑथराइज्ड करेगी कि या तो डिस्ट्रिक्ट 1 का जो डीएम होगा वही इस माइंस का मतलब कि कंट्रोल करने वाला होगा, या फिर दोनों में से किसी एक डीएम को वो दे दिया जाता है अगर माइंस दो जिलों में आता है तब। अगर माइंस का पार्ट दो दो डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है तो दोनों में से एक डीएम को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करता है उस माइंस के को अपने माइंस पर कंट्रोल रखने के लिए। उस जिले का डीएम जिसे ऑथराइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो एक डीएम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विस्फोटक। तो विस्फोटक क्या होता है? विस्फोटक केवल केवल मतलब कि बम से आवाज करने वाला ही नहीं होता है। विस्फोटक का डेफिनेशन आपका एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 में सेक्शन 4 ऑफ 1884 में दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत लंबा डिफिनीशन है, बड़ा सा डिफिनीशन है, एक बार देखिएगा उसको। गन पाउडर है, टॉल्यून है, नाइट्रोग्लिसरीन है और लेड एजाइड है, बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ किया गया उसमें एक्सप्लोसिव को डिफाइन करने के लिए। उसको आप देखिएगा एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 को खोल करके, ठीक है। फेस फेस क्या होता है? फेस आपका मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस। जो भी आपका मूविंग फ्रंट होता है, ठीक है ना, जो भी मूविंग फ्रंट होता है ये मूव कर रहा है, मान लीजिए यहाँ ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस ये हो सकता है फेस, है ना। या फिर द इन बाई एंड ऑफ गैलरी। गैलरी का अब जैसे मान लीजिए हमारा ये है गया, ये हो गया हमारा इस तरीके से है, ठीक है। हमारा वर्किंग अभी इधर चल रहा है, ठीक है, इधर नहीं चल रहा है अभी। तो ये इन बाई एंड हो गया, तो ये भी एक तरह से मूविंग फ्रंट है, ठीक है ना, ऑफ गैलरी। गैलरी का इन बाई एंड हो गया, ये इधर आपका वर्किंग चल रहा है। और रोडवे का इन बाई एंड या फिर किसी ड्रिफ्ट का कोई ऐसे है, कोई ड्रिफ्ट है ना। तो ये ड्रिफ्ट है तो ड्रिफ्ट का इन बाई एंड आपका फेस होता है, ठीक है। फायरिंग क्या हुआ? जहाँ पे आग लगा हुआ हो,
या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो तो वो आपका सीम फायरी सीम कहलाता है। जिस सीम में आपका फायर होता है या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग होता है वो सीम आपका फायरी सीम होता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस हीटिंग शॉर्ट में समझिए कि कोयले का नेचर है कि जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और यह रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें आपका हीट इवॉल्व होता है, जिसमें ताप बनता है। तो ताप बनने की, अगर उस ताप को अगर प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ नहीं होगा तो वो प्रॉपर तरीके से हीट आपका डिसिपेट नहीं होगा, वहाँ से हीट वहाँ से हटेगा नहीं। और वो हीट जब वहाँ रह जाता है तो वो हीट और ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और ज़्यादा रिएक्शन आपका होने से, ऑक्सीजन मिलने से वो आपका हीट और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि इग्निशन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर कोल गेन कर लेता है और वहाँ पर एक्टिव फायर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग का रोल होता है, जिस जो कि आपका झरिया कोल फील्ड में देखने को मिलता है। ठीक है। ठीक है। या खदान के परिसर में स्थित ओपन कास्ट कार्यों में जो आपका ओपन कास्ट में भी फायर देखे होंगे तो वो भी एक फायरी सीन का एग्जांपल है। फाइनेंशियल ईयर अभी बताया था कि 1 अप्रैल से लेकर के लास्ट डे ऑफ मार्च का जो पीरियड होता है सक्सेसिव ईयर में, जैसे कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के लास्ट डे ऑफ मार्च 2025, ये होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 का। ये 2024 का फाइनेंशियल ईयर यही होगा। ठीक है। 1 अप्रैल 2024 से लेकर लास्ट डे ऑफ मार्च 2025 तक ये फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन कर रहा है। तो 2024 का फाइनेंशियल ईयर यही होगा। तो ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये 12 महीने का होता है, फॉर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल टू द लास्ट डे ऑफ मार्च ऑफ सक्सेसिव ईयर। फ्लैम प्रूफ इनक्लोजर क्या होता है? प्रूफ फ्लैम प्रूफ इनक्लोजर ज्वालारोधी घेरा और इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस। ठीक है। ये दो टर्म है जिसको सीईए, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेजर्स रिलेटिंग टू सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलेशन 2010 में डिफाइन किया गया है। तो ये क्या डिफाइन किया गया है? तो सीईए 2010 में डिफाइन किया गया है फ्रेम प्रूफ इनक्लोजर और आपका इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस को। तो ये डिफिनीशन यही है कि फ्लैम प्रूफ इनक्लोजर एक ऐसा इनक्लोजर है, एक ऐसा घेरा है जिससे आपका अगर अगर आपका जिससे तो जिस अगर अंदर में अगर उसके अंदर अगर विस्फोट होता भी है तो वो विस्फोट को इतना मजबूत होता है इंक्लोजर कि वो विस्फोट को बाहर नहीं आने देता है। बाहर के एनवायरनमेंट में आपका फ्लेमेबल गैसेस हैं तो उससे वो बचाता है। तो इसका एक यहाँ पर हम सी ए 2010 का यहाँ डिफिनीशन रखे थे कि फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर रिफर्स टू एनक्लोजर फॉर इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट। ये फ्लैम प्रूफ इनक्लोजर रिलेटेड है किससे? इलेक्ट्रिक मशीनरी और इक्विपमेंट से। और विच व्हेन इट्स डोर और अदर एक्सेस पॉइंट्स आर कंप्लीटली क्लोज्ड, इसका एक्सेस पॉइंट जितना भी है कंप्लीटली क्लोज होता है एंड कैन स्टैंड ए पोटेंशियल एक्सप्लोजन काउज्ड बाय इनफ्लेमेबल फ्लेमेबल गैसेज और फ्यूम्स इनसाइड द इनक्लोजर। इनक्लोजर के अंदर अगर कोई एक्सप्लोजन होता भी है तो ये उस पोटेंशियल एक्सप्लोजन से मतलब इस एक्सप्लोजन को सह सकता है विदाउट सफरिंग एनी डैमेज। अच्छा, फर्दर मोर इट प्रिवेंट्स द फ्लैम्स विद इन द इंक्लोजर फ्रॉम रीचिंग एक्सटर्नल फ्लेमेबल गैसेज और फ्यूम्स थ्रू जॉइंट्स और स्ट्रक्चरल ओपनिंग्स। तो जॉइंट्स जो होता है, फ्लैम प्रूफ इनक्लोजर ऐसा होगा मान लेते हैं, तो जो जॉइंट्स से आपका उस गैस को बाहर नहीं आने देता है। क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट मान लीजिए फ्लेमेबल गैस है तो अगर अंदर में एक्सप्लोजन होता भी है तो वो इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि आपका ये एक्सप्लोजन को सह लेता है और उस एक्सप्लोजन से उत्पन्न जो गैसेज हैं उसको वो फ्यूम्स को बाहर नहीं आने देता है, ताकि बाहर के इन्वायरमेंट में जो फ्लेमेबल गैसेज हैं वो उसको एक्सप्लोड ना कर सके। तो ये फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर का काम होता है। ठीक है। Forms as specified by the Chief Inspector of Mines
वही आपका फॉर्म्स है। गैस क्या हुआ? गैस मतलब कि फ्यूम्स और वेपर। गैस मतलब कि फ्यूम्स और वेपर, इसमें धुआं और वाष्प शामिल है। ठीक है ना? गैस जब भी बोलेगा आप तो गैस बोलेगा कि फ्यूम्स एंड वेपर, फ्यूम्स और वेपर, धुआं या वाष्प जो है गैस कहलाता है। थैंक यू।